जय श्री कृष्णा गाइज। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है बेटी की ससुराल आए पिता का अपमान। ससुराल में अपने पिता की बेइज्जती होती देख बेटी ने उठाया ऐसा कदम कि राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक नौजवान पसीने से लथपथ चला जा रहा था। नौजवान एक घर के सामने रुक गया। घर का दरवाजा खुला हुआ था, फिर भी नौजवान ने औपचारिकता का परिचय देते हुए दरवाजे की कुंडी खटखटा दी। कुछ ही पल में एक बहुत खूबसूरत लड़की आई। बड़ी बड़ी नीली सी आंखें, गुलाबी होठ पंखुड़ियों से लग रहे थे और कमर से भी नीचे लहराते हुए काले बाल। नौजवान उसकी खूबसूरती को देखता ही रह गया और भूल गया कि वो यहाँ क्यों आया है। लड़की ने कहा, जी कहिए। नौजवान ने अपनी आंखों को मलते हुए अपने हाथ जोड़े और बोला, जी मेरा नाम रमन है। मैं मुंबई से आया हूँ। मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूँ। आपके गांव में हमारे बॉस राहुल जी की फिल्म की शूटिंग चल रही है। बाकी यूनिट के लोग तो खाना खाने शहर चले गए, पर मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि देखो, गांव में किसी संपन्न परिवार का घर हो तो मैं उन्हीं के यहाँ भोजन कर लूंगा। तो मुझे किसी ने बताया कि सिर्फ पूरे गांव में आपका ही घर है, तो मैं यहाँ चला आया। क्या मेरे बॉस के लिए आपके यहाँ भोजन मिल जाएगा? देखिए, मेरे बॉस भोजन का पेमेंट कर देंगे। लड़की कुछ जवाब देती उससे पहले ही अंदर से आवाज आई, कौन आया है? लड़की बिना कुछ जवाब दिए ही अंदर चली गई। 10 मिनट तक जब कोई वापस नहीं आया तो नौजवान पास में रखी सफेद तार से बनी हुई कुर्सी पर बैठ गया। आटा चक्की का पट्टा फटाफट की आवाज के साथ तेज स्पीड में भाग रहा था और कमरे में छोटी बड़ी ढेर सारी गठसीमों की लाइन लगी हुई थी। शायद उनमें गेहूं ही भरे होंगे। ऐसा लग रहा था जैसे 10-15 दिन की पिसाई एक साथ आ गई हो। थोड़ी ही देर में 50-55 साल के एक अधेड़ आदमी सामने से आते दिखाई दिए, जिसने सफेद धोती, कमीज और सर पर पगड़ी बंधी हुई थी। कपड़े सिर्फ नाम के ही सफेद थे, बाकी उनमें जगह जगह में मिट्टी लगी हुई थी। वो खांस रहे थे, फिर भी हाथ में सुलगती हुई बीड़ी थी। राम राम जी आपको। मेरा नाम रमाकांत जी है। आप कहाँ से आए हो? आपको पहचान नहीं पाया। रमाकांत जी ने रमन से कहा। रमन ने उनको अपनी सारी बात बता दी। रमाकांत जी बोले, ओहो भाग जी हमारे, अभी आप रुकिए, मैं अभी खाना तैयार करा देता हूँ। रमाकांत जी ने आवाज लगाई, गौरी सुने है कि जरा 2 लोगों के लिए बढ़िया सी रसोई तैयार कर दे। नौजवान बोला, मैं अभी थोड़ी देर में अपने साहब के साथ आता हूँ। गौरी पढ़ी लिखी थी, पर बेचारी की माँ नहीं थी। गौरी लगभग 26 साल की ही थी। बाहर जा नहीं सकती थी क्योंकि पिता गांव छोड़कर बाहर जाने को तैयार नहीं थे। पिता के कहने पर उसने भोजन बना दिया था। थोड़ी ही देर में चमचमाती कार से एक हैंडसम सा लड़का निकला और रमाकांत जी की तरफ आया और उसके पैर छूते हुए बोला, काका जी प्रणाम। काका जी, मेरा नाम राहुल है। मैं मुंबई से आया हूँ। आपके गांव में मेरी फिल्म की शूटिंग चल रही है। हमारी भी कई पीढ़ियों ने राजस्थान में ही निवास किया था। आपके घर की खोज इसलिए की क्योंकि मैं लहसुन प्याज नहीं खाता, तो सोचा आपके घर भोजन करके भूख मिटा लूं। रमाकांत जी बहुत खुश हुआ और बोला, पर बेटा मेरे घर में कुर्सी मेज तो नहीं है, आपको नीचे बैठकर ही भोजन करना होगा। अरे काका जी, मैं जमीन में बैठकर भोजन कर लूंगा। राहुल ने पास में रखी दरी को बिछाया और उस पर बैठ गया। राहुल इस बात से अनभिज्ञ था कि इस घर में कोई लड़की भी होगी।
रमाकांत जी ने आवाज लगाई, गौरी थाली परोस दो, मेहमान पधार गए हैं। राहुल ने जैसे ही गौरी नाम सुना तो सोचने लगा, ये कितना सुंदर नाम है। अभी उसकी सोच से गौरी नाम निकला भी ना था कि सामने से गुलाबी सूट पहने, हाथों में थाली लेकर एक सुंदर सी लड़की, जिसके बाल खुले हुए थे और कमर के नीचे लहरा रहे थे। उसे देखकर राहुल की आंख खुली की खुली रह गई। उसने आज से पहले इतनी सुंदर लड़की कभी भी ना देखी थी। वो भूल गया कि वह यहाँ भोजन करने आया है। वो लगातार गौरी को घूरे जा रहा था। उसको ये भी सुध बुध ना रही कि बगल में लड़की का पिता भी बैठा है। रमाकांत जी ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा और बोला, बेटा खाना खाओ। राहुल सक पका सा गया। उसने गौरी से कहा, थैंक्स गौरी जी। गौरी ने जवाब दिया, मोस्ट वेलकम जी। राहुल का मन भोजन में कम, गौरी की सुंदरता में ज्यादा लगा हुआ था। राहुल ने मुंह में निवाला डालते हुए रमाकांत जी से कहा, काका जी आपकी बेटी का नाम बहुत सुंदर है। रमाकांत जी मुस्कुरा दिया और कमीज की जेब से बीड़ी का बंडल निकालकर बीड़ी सुलगा ली। राहुल ने गौरी से कहा, गौरी जी आपने बहुत अच्छा भोजन बनाया है। गौरी ने जवाब दिया, थैंक यू सो मच। रमाकांत जी ने मुंह से बीड़ी का धुआं निकाला और राहुल से कहा, तुम्हारी बेटी अंग्रेजी खूब बोल लेती है जी। राहुल ने गौरी से कहा कि आप इतना पढ़ी लिखी हैं, फिर गांव में क्यों, कहीं जॉब क्यों नहीं करती हो। गौरी बोली, जी मैंने बीएड किया है और मैं एक ट्रेन टीचर भी हूँ। मेरी सरकारी जॉब भी थी, पर मैं बापूजी को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती और बापूजी गांव नहीं छोड़ सकते। बापूजी की ये आटा चक्की है, इसी से हम बाप बेटी का गुजारा हो जाता है। अरे वाह गौरी, आप तो बड़ी हाजिर जवाब हैं। राहुल ने गौरी की तरफ देखते हुए कहा। राहुल भोजन कर चुका था। गौरी लोटे में पानी लिए खड़ी थी। उसने राहुल के हाथ धुलवाए। तभी राहुल ने गौरी से कहा, गौरी जी आप बहुत खूबसूरत हो। ये सुनकर गौरी ने आंख की घनी पलकों से अपनी नीली आंखों को ढक लिया। राहुल ने रमाकांत जी से कहा, काका जी आपका और आपकी बेटी गौरी को बहुत बहुत धन्यवाद इतने स्वादिष्ट भोजन के लिए। राहुल ने अपनी जेब से 2000 का नोट निकाला और रमाकांत जी के हाथ में रख दिया। दूर खड़ी गौरी को ये बात नागवार गुजरी। हेलो मिस्टर, मैं नहीं जानती कि आपका नाम क्या है, पर इतना जरूर जानती हूँ, आप जैसे बड़े लोगों के पास चाहे कुछ ना हो, पर एटीट्यूड कूट कूट कर भरा होता है। गौरी ने 2000 का नोट राहुल के हाथ में रखते हुए कहा, ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है कि भोजन किया और पैसे फेंक दिए। इतना कहकर वो अंदर चली गई। राहुल अचंभित सा रह गया और गौरी की कही बात पर खिसिया भी गया। 2 मिनट में गौरी फिर अंदर से बाहर आ गई। राहुल ने उससे कहा, मुझे माफ करिएगा, मैंने तो सिर्फ इसलिए पैसे दिए थे कि मुझे तो यहाँ 2-3 दिन रुकना है। अगर बुरा ना लगे तो क्या मैं जब तक यहाँ हूँ आपके हाथ का भोजन कर सकता हूँ। गौरी कुछ ना बोली, लेकिन रमाकांत जी कहने लगे, ये आपका ही घर है जी, रोज दोनों वक्त आप खाना खाने आ सकते हो। राहुल ने धन्यवाद किया और गौरी की तरफ मुस्कुराकर बाहर निकल गया। आज तो गौरी ने बिना कहे ही भोजन तैयार कर लिया और राहुल का इंतजार करने लगी। गौरी बेटी, मेरे मन में एक बात आ रही है। रमाकांत जी ने अपनी बेटी गौरी का हाथ पकड़ते हुए कहा। हाँ जी बापूजी, बोलो, कोई बात है क्या? गौरी ने अपने पिता से कहा। बेटी, मैं सोचो हूँ कि तू फिर से नौकरी कर ले, मैं चलूंगा थारे साथ। कब तक यह
चक्की के आगे आपनो माथा दुखाती रहेगी। सच बापूजी, गौरी ने खुश होते हुए कहा। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले राहुल की गाड़ी की आवाज सुनाई दी, जो लगभग दरवाजे पर रुक चुकी थी। काका जी प्रणाम, राहुल ने रमाकांत जी के पैर छूते हुए कहा और गौरी से हेलो किया। आज तो गौरी ने काला सूट, उसके ऊपर लाल दुपट्टा ओढ़ रखा था। राहुल फिर से सोचने लगा, भला कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। रमाकांत जी ने कहा, आओ जी बिराजो। राहुल का ध्यान अब रमाकांत जी पर था। रमाकांत जी ने कहा, आज थारे वास्ते रसोई तो बनी कोनिया, पर कोई बात ना जी, म्हारी लाड़ो अभी झट से रसोई तैयार कर देगी। पर काका जी, आज तो हम भोजन करने आए ही नहीं हैं। मैं तो आपसे कुछ, पर मैंने तो आपके लिए खाना बना लिया। गौरी ने राहुल की बात बीच में ही काट दी। अगर ऐसा है तो लगा दीजिए। वैसे भी कोई ये रेस्टोरेंट तो नहीं है कि टाइम बेटाइम भोजन नहीं मिलेगा। इतना कहकर राहुल और गौरी दोनों हंसने लगे। गौरी अंदर चली गई। कि मांगने आए हो जी? मेरे पास तो कुछ भी ना है। हाँ शेर, 2 शेर आटो दे सकूं हूँ। इतना कहकर रमाकांत जी ने जेब से बीड़ी का बंडल निकाला और बीड़ी सुलगाकर हंसने लगे। काका जी, मैं आपसे आपकी गौरी का हाथ मांगने आया हूँ। क्या मैं गौरी को अपना जीवन साथी बना सकता हूँ? रमाकांत जी अचंभित हो गए। उनके पास कहने को शब्द ही नहीं थे। मैं इस काबिल ना हूँ जी कि अपनी बेटी को ब्याह थारे से कर सकूं। बहुत गरीब हूँ जी, और 2 टाइम की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मेरी लाड़ो दिन रात या चक्की के आगे अपने माथों फोड़े है, जब जाकर घर में चूहा जले है। ना जी ना, मैं तो करना तो दूर सोचो भी को नहीं सकूं। पर काका जी, आप चिंता ना करें, मैं आपसे सिर्फ गौरी का हाथ मांग रहा हूँ, दहेज नहीं। आप तो हाँ कर दो, फिर सारा कुछ मैं ही करूँगा और आपको भी यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगा। आप भी मेरे साथ मुंबई चलेंगे। राहुल ने रमाकांत जी को समझाते हुए कहा। इतने में गौरी थाली लेकर आ गई। उसने थाली राहुल के सामने रख दी। सामने राहुल का असिस्टेंट रमन खड़ा था। अरे रमन जी, आपने कल भी भोजन नहीं किया था। आप भी बैठिए ना, मैं अभी थाली लगाकर लाई। राहुल ने मुड़कर रमन को देखा तो रमन ने गौरी की तरफ हाथ जोड़े और गाड़ी में जाकर बैठ गया। रमाकांत जी बोले, आप तो जीमो खाओ, मैं गौरी से बात करके थाने काल बता दूंगा। की बात है बापूजी, गौरी ने अपने पिता से कहा। मैं बताता हूँ क्या हुआ, राहुल ने गौरी की तरफ देखते हुए कहा। राहुल ने सारी बात गौरी से कह दी। गौरी को सबसे अच्छी ये बात लगी कि शादी के बाद बापूजी मेरे साथ ही रहेंगे। गौरी को ये प्रस्ताव पसंद आ गया। उसने कहा, ठीक है, जैसे बापूजी कहेंगे मैं कर लूंगी। इतना कहकर गौरी अंदर चली गई। रमाकांत जी बोले, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। गांव वाले के सोचेंगे कि बेटी को ना जाने किसने दे दी। राहुल ने कहा, मैं यही गांव वालों के सामने ही गौरी से शादी करूंगा। 3 दिन में राहुल ने गांव में ही अपनी और गौरी की शादी का इंतजाम कर लिया और बड़े धूमधाम से गांव की रीति रिवाज के हिसाब से शादी के बंधन में बंध गया। राहुल ने अपनी शादी की खबर अपने परिवार को भी दे दी थी। परिवार वालों को खुशी हुई कि राहुल ने कम से कम शादी तो कर ली। गौरी खूबसूरत तो पहले से ही थी, पर राहुल की ब्याहता बनकर और भी निखर गई थी। गौरी जैसी जीवन साथी पाकर राहुल बहुत खुश था। आज गौरी को अपने ससुराल जाना था। वो तीनों जयपुर से मुंबई उड़ान भरने के लिए फ्लाइट में बैठ गए। शाम 7 बजे वह लोग मुंबई पहुंच चुके थे। राहुल ने अपने आने की सूचना पहले ही अपने परिवार को दे दी थी। एयरपोर्ट
पार्किंग में चमचमाती एक ऑडी गाड़ी खड़ी थी। राहुल की माँ ने यह गाड़ी गौरी को मुंह दिखाई देने के लिए खरीदी थी। सबसे पहले राहुल ने अपने ससुर को ऑडी में आगे की सीट पर बैठा दिया। पीछे बैठी गौरी ने राहुल से कहा, मुझे बड़ा डर लग रहा है, मैं कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी खुद को आपकी फैमिली में। मैं आप लोगों के तौर तरीके भी नहीं जानती, आपका रहन सहन और भी बहुत कुछ, सब मेरे लिए अलग होगा। राहुल ने गौरी के हाथों को अपने हाथ में लिया और कहने लगा, गौरी तुम तो बेकार में इतना सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार तुम मेरी फैमिली से मिलकर तो देखना, तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा के रखेंगे। और फिर मैं किस लिए हूँ, मैं तुम्हारा कदम कदम पर साथ दूंगा। गौरी के पिता को तो ऐसा लग रहा था जैसे वो जन्नत में आ गए हों। सोच रहे थे मरने के बाद लोग इसी स्वर्ग में आते होंगे। गौरी बस 5 मिनट, मैं तुम्हारे सपनों का महल आने वाला ही है, राहुल ने गौरी से कहा। गौरी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। राहुल की गाड़ी बंगले में जैसे ही पहुंची तो गौरी ने देखा एक सफेद रंग का महल सिंदूरी लाइटों से जगमगा रहा था। पूरे लॉन में लाल लाल झालरें हरे हरे पौधों पर जगमगा रही थी। गाड़ी पोर्च में रुकी तो गौरी की धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थी। राहुल ने उसकी नरम कलाइयों को अपने मजबूत हाथों में दबाकर शांत बना दी। राहुल की माँ, 2 छोटी बहनें और पिता दरवाजे पर गौरी के स्वागत के लिए खड़े थे। राहुल की माँ पूजा की थाली लिए, जिसमें गुलाब की पंखुड़ियों के बीच दिया टिमटिमाते हुए इस घर की नई नवेली दुल्हन के स्वागत करने का इंतजार कर रहा था। कार से राहुल उतरकर गौरी की साइड आया और कार का दरवाजा खोलकर गौरी को उतारने के लिए अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। गौरी ने अपना बायां हाथ राहुल की तरफ बढ़ा दिया। गौरी का पहला कदम जैसे ही कार के बाहर पड़ा, पूरे फर्श पर लाल गुलाब की पंखुड़ियों ने उसके पांव को अपने कब्जे में ले लिया और राहुल दरवाजे की ओर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे राहुल की फैमिली उत्साहित हो रही थी। राहुल और गौरी के पीछे उनके पिता चल रहे थे, जो शायद राहुल के परिवार को नजर नहीं आ रहे थे। वैसे तो गौरी के पिता ने नए कपड़े पहने थे और हाथ में एक हरे रंग का झोला लिए थे, जिस पर खैनी खाते हुए किसी फिल्मी हीरो की फोटो लगी थी। नए कपड़ों से भी उनकी गरीबी झांक झांक कर इस महल को देख रही थी। गरीब कभी कभी यदि नए कपड़े पहन भी ले तो भी अमीर नहीं बन जाती। उसकी गरीबी उसके चेहरे के हाव भाव से छलक ही जाती है, और यदि अमीर आदमी फटी जीन्स भी पहने तो उसकी अमीरी घुटनों से झांकती हुई नजर आती है। राहुल की माँ ने दोनों को तिलक किया और आरती उतारी तो जलता हुआ दिया जैसे ही गौरी के चेहरे के पास पहुंचता तो मन की खूबसूरती पर मर मिटता। राहुल की दोनों बहनों और पिता ने गुलाब की लाल पंखुड़ियों की बौछार गौरी पर कर दी। राहुल की माँ बोली, राहुल तू तो पूरे का पूरा चांद ही इस कोठी में ले आया। फिर सभी लोग खिलखिला के हंस पड़े। गौरी पलकें झुकाए थी। दोनों लोग माता पिता के आशीर्वाद के लिए जैसे ही माता पिता के कदमों में झुके तो राहुल की दोनों बहनों का सामने रमाकांत जी दिखाई दिए। दोनों एक साथ बोली, अरे भाभी, आप तो बूढ़ा नौकर भी साथ लाई हो। ये सुनकर गौरी के पिता के हाथों से झोला नीचे गिर गया। गौरी अभी उनके पैरों को छू भी नहीं पाई थी कि उसका कलेजा फट गया। वो तमतमाती हुई उठी और राहुल की बहनों की तरफ चिल्लाते हुए बोली, माइंड योर लैंग्वेज, जरा जुबान संभाल कर बात करो।
वो नौकर नहीं, मेरे बापूजी हैं। तुम लोगों को बात करने की तमीज नहीं है क्या? ये संस्कार दिए हैं तुम लोगों को तुम्हारे माता पिता ने? गौरी का ये प्रहार सीधे राहुल के माता पिता को जाकर लगा था। गौरी ने 4 कदम पीछे जाकर अपने पिता को गले लगाया, जिनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वाह राहुल जी, वाह! अभी 10 मिनट पहले कार में क्या कहा था आपने? मेरी फैमिली से मिलना, तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखेंगे। यही फैमिली है आपकी। आपने ये बात क्यों छिपाई अपने परिवार से कि मैं और मेरे पिता बहुत गरीब हैं और मेरे पिता भी मेरे साथ यहाँ आ रहे हैं? अरे हम गरीब ही सही, पर इज्जत बहुत कमाई है और मेरे बापूजी ने मुझे सुख सुविधाओं से वंचित रखा तो क्या हुआ, पर हम गरीब किसी का मजाक नहीं उड़ाते। वाह राहुल जी, वाह! आपने सुनहरे सपने दिखाकर अंधेरे कुएं में डाल दिया। ये आपका महल की चौखट मुझे कचोट रही है। अब मैं इस दहलीज के उस पार गई तो ना जाने मेरा भविष्य मुझे कहाँ ले जाएगा। वैसे भी हमारे बीच पति पत्नी जैसा कुछ नहीं रहा है। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ और इस रिश्ते को इसी वक्त गुमनाम करती हूँ। राहुल ठगा सा रह गया। गौरी जी, ये आप क्या कह रही हो? इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती हो? गौरी एक बार फिर से भड़क गई। ये छोटी सी बात है? एक पिता का अपमान बेटी के सामने ये अनजान लोग कर रहे हैं। ये छोटी सी बात है? ये अपमान मैंने आपके पिता का किया होता तब भी आपके लिए ये छोटी सी बात होती। गौरी के पिता आगे बढ़े और गौरी का हाथ पकड़कर बोले, ये काय कह रही है तू लाडो? पागल हो गई है कि? इसमें के बेइज्जती की बात है? गरीब बेटी का बाप तो नौकर ही हुआ करे है। इसमें के गलत बोली है तेरी ननद सा? इन छोटी छोटी बातों का बतंगड़ नहीं बनाया करे। और फिर अपना जमाई सा तो तेने कुछ ना बोल दिया। गौरी थोड़ी शांत हुई तो राहुल की माँ ने कहा, तुम्हारी ननद नादान है गौरी, उसकी तरफ से मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं ये जानती हूँ कि उनसे गलती हुई है, पर यह भी सच है कि ये गलती उसने जानबूझकर नहीं हुई। राहुल की दोनों बहनें सीमा और दीपा भी आगे बढ़ी और गौरी के पिता के पैरों में गिरकर बोली, अंकल जी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपका दिल दुखाया हो। तो राहुल ने गौरी से कहा, चलो अंदर और भूल जाओ सब कुछ, जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ। राहुल के पिता ने गौरी के पिता के आगे हाथ जोड़े और कहा, और हमारे रिश्तेदार हैं आप, हमारे समधी हैं। हम लोगों से जो अपराध हुआ है उसकी हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। और हमारी गौरी बहू भी गलत नहीं है। कोई भी बेटी भला अपने पिता के बारे में अपशब्द कैसे सुन सकती है? राहुल के पिता ने गौरी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे गर्व है अपनी बहू पर, जिसने पहले ही दिन इतना साहस दिखाया और आगे के लिए आगाह कर दिया कि उसके पिता को कोई भी कुछ ना कह सके। सीमा और दीपा ने गौरी से कहा, हमें माफ कर दो भाभी, इतनी सुंदर भाभी गुस्से में जरा भी अच्छी नहीं लगती और हम दोनों तो आपकी छोटी बहनों की तरह हैं। और आप देखना, हम तीनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स भी बहुत जल्दी बन जाएंगे। गौरी को अब ना जाने क्यों अपने किए पर पछतावा होने लगा और वह सास ससुर के पैर छूने लिए झुक गई। राहुल और पूरे परिवार में एक बार फिर से खुशी का माहौल बन गया। राहुल ने हंसकर गौरी से कहा, अब तो अंदर चलो मेरी झांसी की रानी। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। राहुल की मां ने अपने हाथों से गौरी के मुंह में खीर से भरा चम्मच लगाया और सीमा और दीपा ने भी एक एक निवाला गौरी को खिलाया। गौरी के पिता ने कहा, ये लोग भी इसने माफ कर दिए हो। सभी लोग एक साथ मुस्कुरा दिए। रमन, राहुल का असिस्टेंट, वो अक्सर सुबह के टाइम
राहुल को लेने आता ही था। राहुल की शादी से पहले ही उसका आना जाना लगा रहता था, क्योंकि सबसे पहले गांव में गौरी को उसी ने देखा था, तो वो भी गौरी की खूबसूरती पर मर मिटा था। वो पहले ही दिन से अपना दिल गौरी को दे बैठा था। आज जैसे ही रमन राहुल के ड्राइंग रूम में आया तो सामने ही उसको गौरी दिख गई। गौरी की सुंदरता ही थी जो उसको अन्य लोगों से भिन्न करती थी। आज गौरी ने फिरोजी रंग की साड़ी पहनी थी और उसके खुले काले बाल फिरोजी साड़ी पर ऐसे लहरा रहे थे जैसे आसमान में काले बादल उमड़ घुमड़ कर रहे हों। रमन अंदर ही अंदर सोच रहा था कि काश ये खूबसूरती उसके हिस्से में आती। गौरी ने जब रमन को देखा तो उसकी तरफ बढ़ती हुई बोली, हेलो रमन जी, कैसे हैं आप? इतना सुनते ही रमन हड़बड़ाकर सोफे से उठकर खड़ा हुआ और बोला, गुड मॉर्निंग मैडम, मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? और हमारे साहब का ये राजमहल आपको कैसा लगा? और आपका मन तो लग ही गया होगा। और हमारे काका जी कैसे हैं? रमन ने तो प्रश्नों के साथ एक झड़ी लगा दी। गौरी ने बस सारी बातों का एक ही उत्तर दिया, रमन जी सब कुछ ठीक है, आपके साहब वॉशरूम में हैं, अभी नीचे आते ही होंगे। रमन सोच रहा था, इतने प्रश्नों का उत्तर देने में जितना टाइम लगेगा उतनी देर में मैं इस खूबसूरती को जी भर के देख सकूंगा, पर ऐसा हो ना सका। गौरी डाइनिंग टेबल की तरफ चली गई, जहां घर के नौकरों ने पहले से ही सब तैयारी कर रखी थी। फिर भी गौरी बहू होने के नाते टेबल पर रखे नाश्ते को इधर से उधर कर रही थी। सीमा और दीपा खिलखिलाती हुई जीने से उतर रही थी। गौरी के करीब आते ही सीमा ने उसको पीछे से पकड़ लिया और गुदगुदी करती हुई बोली, मेरी लाड़ो भाभी। गौरी मुस्कुरा दी और बोली, लाड़ो कहना कहाँ से सीखी तुम? गुड मॉर्निंग। अरे वो अंकल जी यानी आपके डैड यही कहते हैं ना आपसे, तो मैंने उन्हें से सीखा है। और फिर तीनों एक साथ हंसने लगी। गौरी एक बार फिर रमन के करीब गई और उसने कहा, रमन जी आप भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए, मैं यहीं भिजवा देती हूँ। रमन को एक बार फिर से गौरी से बात करने का मौका मिल गया। वह गौरी से हंस के बात कर रहा था। गौरी भी उसकी बात का जवाब हंसते हुए ही दे रही थी। हालांकि गौरी यही कह रही थी कि आपने गांव में भी मेरे हाथ का बना कुछ भी नहीं खाया और यहाँ भी इनकार कर रहे हैं। इसी बात को लेकर रमन और गौरी हंस रहे थे। ये बात सीमा और दीपा को तीर की तरह चुभी और दोनों आपस में खुसुर फुसुर करने लगी। हाउ चीप यार, देखो जरा महारानी को कैसे मुंह लगा रखा है दो कौड़ी के असिस्टेंट रमन को। सीमा दीपा गौरी के सामने कुछ और कहती थी और पीठ पीछे कुछ और। यही हाल राहुल के माता पिता का था। पहले दिन की घटना सभी घर वालों के दिलो दिमाग में बैठ गई थी। बस एक राहुल ही ऐसा था कि समझ रहा था कि उसके घर वाले उस घटना को भूल गए हैं, पर उसकी ये गलतफहमी थी। सीमा और दीपा ने कहा, लगता ढिंढोरा गौरी का इससे पुराना याराना है। इसके गांव में शूटिंग जो हुई थी, लगता है ये दोस्ती वहीं की हो। सीमा और दीपा जब अकेले रहती तो गौरी को ढिंढोरा ही कहकर बुलाती थी। सभी लोग नाश्ते की टेबल पर थे। राहुल ने रमन को अपने पास बुला लिया और बोला, सब कुछ रेडी है ना? और मैंने जो गेस्ट की लिस्ट दी थी वह एकदम परफेक्ट है, उसी के हिसाब से सभी को इनवाइट कर दो। और ध्यान रखना कि ये मेरी और गौरी की शादी की पार्टी है, किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। बाओ, सीमा और दीपा खिलखिला उठी, भैया तो ने पहले क्यों नहीं बताया कि शाम को पार्टी है? हम लोगों को कितनी तैयारी करनी होगी,
कैसे हो पाएगा शाम तक? राहुल सिर्फ मुस्कुरा दिया। रमन ने जाते जाते सभी को झुककर नमस्कार किया और गौरी की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में एक नमस्कार का संदेश दे दिया। सीमा और दीपा की नजर रमन पर ही टिकी थी। सीमा अपनी कोहनी से दीपा को मारकर ये बताया कि देखो रमन की आंखों की तरफ। मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन और फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकार, मॉडल गौरी और राहुल की रिसेप्शन पार्टी में आए थे। लाइट म्यूजिक के बीच लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। राहुल की रिसेप्शन पार्टी में आए लाइट म्यूजिक के बीच लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। राहुल की दोनों बहनों की नजर जब गौरी के पिता पर गई तो उनको लगा आज तो ये बुढ़ा इज्जत की धज्जियां उड़ा देगा। उन्होंने वेटर से कहकर कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलवाकर उनको पिलवा दिया। कुछ ही देर में वो निद्रा की आगोश में आ गए तो दोनों ने मिलकर उन्हें गार्ड रूम में लिटा दिया। थोड़ी ही देर में अनाउंसमेंट हुआ कि मिसेस एंड मिस्टर राहुल आप सभी के बीच आ रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ नवविवाहित जोड़े का स्वागत किया जाए। गौरी आज किसी अप्सरा से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। राहुल के हाथों में हाथ डाले गौरी एक एक कदम बढ़ाती जा रही थी। वो जिधर भी निकलती उधर की लोग अचंभित हो जाते। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, मॉडल, हीरो, हीरोइन सभी लोग उसकी खूबसूरती की दाद दे रहे थे। रमन दूर खड़ा ही गौरी को निहार रहा था। क्योंकि वो राहुल का असिस्टेंट था तो काफी लोगों ने उसका अप्रोच किया कि वो मिसेस राहुल को अपनी फिल्म में लॉन्च करना चाहते हैं। तो कोई कहता ये मॉडलिंग की दुनिया में धमाल मचा सकती है। पार्टी पूरे शबाब पर थी। गौरी ने आज से पहले ऐसा माहौल नहीं देखा था। हर कोई राहुल से गौरी की तारीफ करता। बहुत से लोगों ने गौरी से ही बोल दिया कि गौरी जी आप फिल्म इंडस्ट्री में धमाल मचा सकती हैं। राहुल मुस्कुरा भी रहा था और खिसिया भी रहा था। गौरी की नजरें बीच बीच में पिता को तलाश रही थी पर वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। गौरी से जब कोई मिलने आता उस पल वो अपने बापूजी को भूल जाती। देर रात जब पार्टी खत्म हुई तो सभी घर वाले हॉल से अंदर की तरफ जा रहे थे। गौरी ने राहुल से कहा, राहुल जी बापूजी कहीं नजर नहीं आ रहे, कहीं वो बंगलों से बाहर तो नहीं चले गए? राहुल ने कहा, रुको मैं गार्ड को फोन करता हूँ। तभी सीमा और दीपा एक साथ बोली, हाँ राहुल भैया, हमने उनको गार्ड रूम के बाहर स्मोकिंग करते हुए देखा था। राहुल ने गार्ड से फोन पर बात की तो गार्ड ने बताया कि बहू रानी के पिताजी मेरे रूम में न जाने कब से सो रहे हैं। राहुल ने गौरी से कहा, गौरी तुम अंदर चलो, मैं बापूजी को लेकर आ रहा हूँ। गार्ड की सहायता से राहुल गौरी के पिता को ड्राइंग रूम तक ले आया। गौरी अपने पिता को देखकर परेशान होते हुए उनके करीब आ गई और उनको पकड़ते हुए राहुल से पूछने लगी, क्या हुआ है बापूजी को? राहुल ने कहा, कुछ नहीं हुआ, थक गए होंगे इसलिए नींद आ गई होगी। अरे नहीं गौरी भाभी, अंकल जी थके नहीं हैं, बल्कि जरूरत से ज्यादा ड्रिंक कर ली है और कुछ नहीं। भैया क्या आप भी भाभी से कहते क्यों नहीं कि अंकल ने कुछ ज्यादा ही चढ़ा ली? जस्ट शट अप सीमा, कुछ भी बोले चली जा रही हो। मेरे बापूजी तो जानते भी नहीं कि ये शराब क्या होती है और तुम कह रही हो जरूरत से ज्यादा चढ़ा ली। बोलने से पहले सोच तो लेती कि क्या बोल रही हो। जस्ट शट अप। गौरी सीमा सही कह रही कि इन्होंने जरूरत से ज्यादा ड्रिंक कर रखी है। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था कि तुम परेशान हो जाओगी, लेकिन तुम तो बिना सच्चाई जाने ही सीमा पर भड़क रही हो। हर बार तुम ही सही नहीं हो सकती। इस बार
राहुल गौरी पर भड़क उठा। पर ये सच है राहुल जी, मेरे बापू ड्रिंक नहीं करते। हम लोगों की इतनी कमाई नहीं होती थी कि ये गरीब पिता अपनी जवान बेटी के सामने शराब पीकर आए। जब पूरे परिवार ने देखा कि राहुल का मूड पार्टी के बीच से ही डिस्टर्ब था और इस वक्त लोहा भी गर्म था, तो क्यों ना चोट मारी जाए। सीमा ने गौरी की बात का जवाब दिया, आप सही कह रही हो भाभी, इतनी महंगी शराब भला गरीब कहाँ से पिएगा। पर यहाँ कौन सी अंकल जी को खरीद कर पीनी थी, यहाँ तो फ्री की ही है, सो पी ली होगी बेचारे ने। राहुल ने पार्टी में देखा हर कोई गौरी को ही देख रहा था। कुछ अच्छी नजरों से देख रहे थे तो कुछ लोगों की नजरों में एक अजीब सी हवस थी। मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा था, इस वजह से उसका मूड खराब था और वो गौरी पर भड़क उठा। सभी अपने अपने कमरों में चले गए। राहुल भी धड़धड़ा कर सीढ़ी चढ़ते हुए अपने कमरे में चला गया। अब गौरी और उसके पिता ही वहां रह गए थे। गौरी अपने पिता को सोफे पर लिटाना चाहती थी, पर वो कोशिश करने के बाद भी उनको सोफे पर नहीं लिटा सकी। तभी रमन अंदर आया, जो कि अभी तक लोन में ही था। टेंट और अन्य लोगों का हिसाब करने के बाद वह अंदर इसलिए आया था कि राहुल को बोल दे कि अब मैं घर जा रहा हूँ। पर यहाँ गौरी को रोते देखा तो उसकी मदद करने लगा। रमन ने ये भी बताया कि सीमा और दीपा आपके पिता को लेकर गार्ड रूम की तरफ पार्टी शुरू होने से पहले ले जा रही थी। मैं जल्दी में था इसलिए पूछ नहीं सका। रमन ने गौरी के पिता को अपनी गोद में उठाकर सोफे पर लिटा रहा था। तभी ऊपर ने सीमा ने ड्राइंग रूम में झांकते हुए रमन से कहा, अरे ओ आशिक, तू अकेले में भाभी के साथ क्या कर रहा है। रमन ने सीमा को कोई जवाब नहीं दिया। गौरी की तरफ हाथ जोड़कर अपने घर चला गया। सीमा की बात गौरी के दिमाग को डिस्टर्ब कर रही थी कि सीमा ने रमन को आशिक क्यों कहा। गौरी अपने पिता के करीब बैठी थी। उन तमाम बातों के बारे में सोच सोच कर परेशान थी। कितना मुश्किल होता है किसी दूसरे के यहाँ अपने आप को व्यवस्थित करना। बापूजी को शराब पिलाने का मकसद में पूरी तरह समझ गई। बापूजी पार्टी में ना आए इसलिए इनको गार्ड रूम में सुला दिया। वो भी शराब पिलाकर। आज शराब पिलाई, कल को ये जहर भी दे सकते हैं। इन ऊंचे महलों वाले लोग गरीब के साथ कब क्या कर दें, कोई भरोसा नहीं। गौरी तमाम उलझनों में उलझी हुई थी। पूरी रात गुजर गई, ना ही राहुल नीचे आया, ना उसका कोई घर वाला। गौरी के पिता की जब आंख खुली तो उसने पूछा, क्या बात है गौरी, तू इतनी परेशान काहे को लागे है। कुछ ना बाबूजी, जल्दी नहा लो लैब में, परेशान को नहीं। गौरी के पिता ने बीड़ी जलाई और वहां से चले गए। तभी राहुल जीने से उतरकर गौरी के कंधों को पकड़कर बोला, आई एम सॉरी गौरी, डोंट टच मी। रात को पूरी बात भी नहीं जानी समझी और मुझ पर पूरे परिवार के सामने चिल्लाने लगे। गौरी ने राहुल के हाथों को अपने कंधों से हटाते हुए कहा, मैं यहाँ आपकी अर्धांगिनी बनकर आई हूँ मिस्टर राहुल, और आप ही मेरी इज्जत तार तार करोगे अपने परिवार वालों के सामने। इसकी मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। आपको पता है, बापूजी को शराब आपकी बहनों ने पिलाई और गार्ड रूम में बेहोशी की हालत में सुला आई। अभी गौरी आगे कुछ कहती उससे पहले सीमा और दीपा तालियां बजाती हुई जीने से उतर रही थी। वह बोलती जा रही थी, वाह भाई वाह, क्या बात है डोरा, आई मीन सो कॉल्ड गौरी। ये सच है कि हमने उस देहाती बूढ़े को गार्ड रूम में सुलाया, पर ये नहीं बताया कि क्यों। मैं बताती हूँ भैया आपको। पहले रमन ने इसके पिता को जमकर शराब पिलाई, फिर
जब वो नशे में बड़बड़ाने लगे, रमन जी थोड़ी और पिला दो, थोड़ी और पिला दो। तब रमन ने देखा कि ये बेकाबू हो गए तो उसको वहीं छोड़कर मेहमानों के साथ व्यस्त हो गया। फिर मुझे और दीपा को बूढ़े पर तरस आया तो उसको गार्ड रूम में सुला दिया। इसमें क्या खता कर दी हम बहनों ने। राहुल अपनी बहनों पर चिल्लाने लगा, ये क्या लगा रखा है बूढ़ा बूढ़ा, क्या अपने तमीज भूल गई। उन लोगों का इतना शोर शराबा सुनकर राहुल के माता पिता भी आ गए। उसने अपने भाई से कहा, वाह रे मेरे भैया, कितना भोला है तू। मुझ पर चिल्लाने से पहले अपनी इस खूबसूरत बीबी से पूछिए कि ये रात भर अपने आशिक रमन के साथ यहाँ क्या कर रही थी। गौरी ने अपना आपा खो दिया और इतनी तेजी से चीखी, बदतमीज लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे चरित्र पर उंगली उठाए। तू मुझे बताएगी कि मेरा कैरेक्टर क्या है, तुझे फाड़ के रख दूंगी अगर एक शब्द भी तूने जुबान से निकाला। सीमा सहित पूरा परिवार गौरी का ये चंडी रूप देखकर 4-4 कदम पीछे हट गया। मेरे चरित्र को ललकारने से पहले तू खुद को तो देख, तू क्या है। रमन रात को यहाँ क्यों आया था, ये राहुल का इश्यू है, तेरा नहीं। अगर मैं कहूँ वो तेरे कमरे से निकलकर आया था तो तुझे कैसा लगेगा। राहुल की माँ ने गौरी की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, इनफ इज इनफ, चुप करो गौरी, शर्म करो। अपनी ननद के बारे में ऐसी बात कहते तुम्हें शर्म नहीं आई। वाह मम्मी वाह, आपकी बेटी बेटी है और दूसरे की बेटी चरित्रहीन। आपका भी क्या लॉजिक है। आपकी नज़र में मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, मेरा कोई चरित्र नहीं है। तेरा चरित्र तो तूने पहले ही दिन दिखला दिया था, राहुल के पिता ने कहा। पूरे परिवार ने गौरी को घेर लिया। राहुल बुत बना खड़ा रहा। वाह पापा जी वाह, इतना दोगलापन मैंने कभी नहीं देखा। क्या बोला था आपने कि मुझे गर्व है अपनी गौरी बहू पर। क्या वो गर्व करना नाटक था, आज असलियत दिखा रहे हो अपनी। हद में रहो गौरी, तमीज से बात करो पापा जी से। संस्कारों की दुहाई देने वाली खुद भूल गई कि संस्कार क्या होते हैं, भूल गई अपनी औकात। तुम क्या थी, आज पता चला तुम क्या हो। जरूरत से ज्यादा बदतमीज हो, निकलो यहाँ से। नाली के कीड़े नाली में ही मरना पसंद करते हैं, राहुल ने गौरी से कहा। गौरी का कलेजा फट गया। राहुल की इस तरह की बात सुनकर उसने बस राहुल से इतना ही कहा, तुम एक दिन बहुत पछताओगे। मैं तो इसी वक्त चली जाऊंगी, पर ध्यान रखना मेरी बात, मेरे चरित्र पर उंगली उठाने वालों को ईश्वर कभी भी माफ नहीं करेगा। मैंने आज तक राहुल के अलावा अपने दिल और दिमाग में किसी को जगह नहीं दी। मेरी बद्दुआ तुम लोगों का पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगी। रमन जब सुबह घर आया तो रमन की नजरें गौरी को ढूंढ रही थीं। वैसे तो वो कल हुई पार्टी का हिसाब किताब करने आया था, लेकिन गौरी उसे अक्सर दिख जाया करती थी। राहुल ने रमन से कहा, कल पूरी रात तू घर नहीं गया था। ऐसा कौन सा काम था यहाँ जो तूने पूरी रात यहाँ गुजार दी। मैं तो अभी अपने घर से ही आ रहा हूँ, भला मैं यहाँ पूरी रात क्यों रुकता। वो रात जाते वक्त आपसे मिलने जरूर आया था। ये कहने की काम खत्म हो गया है और मैं घर जा रहा हूँ। लेकिन गौरी मैडम ने बोला कि आप ऊपर सोने के लिए चले गए, तो मैं गौरी मैडम को ही बताकर घर चला गया था। राहुल ने तड़ाक से एक थप्पड़ रमन की गाल पर जड़ दिया। साले, तेरी ये औकात कि तू मेरी बेबी का नाम ले। राहुल ने रमन का कॉलर पकड़ा और कहा कि तूने मेरे ससुर को इतनी ज्यादा दारू पिला दी कि वह रात भर बेहोश पड़ा रहा। रमन बोला, सर मैं भला उनको दारू क्यों पिलाऊंगा। दारू तो आपकी दोनों बहनों ने बेटर से कहकर
उनकी कोल्ड ड्रिंक में मिलवाकर पिलवाई थी। सर, मैंने खुद देखा, आपकी बहनें उनको गार्ड रूम में ले जा रही थीं। प्रिया और दीपा ने जब देखा कि राहुल रमन की धुनाई कर रहा है तो वो दोनों सीढ़ियों से उतर रही थीं। दबे पांव वापस जाने लगी। राहुल ने उन दोनों को देख लिया था पर रमन के सामने कुछ न बोला। आज के बाद कभी इस तरफ न आना, आज से तेरी नौकरी खत्म। राहुल ने रमन का कॉलर पकड़कर उसे ढकेल दिया। रमन ने जाते वक्त सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, कोठी में सब ठीक तो है? गार्ड ने बताया, अभी अभी मेम साहब और उनके पिताजी हमेशा के लिए अपने गांव चले गए हैं। रमन समझ गया कि रात को जरूर कुछ तमाशा हुआ होगा। कोठी में रमन ने अपनी बाइक उठाई और रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ा दी, लेकिन रास्ते में ही उसको गौरी और उसके पिता दिख गए। उसने गौरी से अभी अभी उसके साथ जो कुछ भी राहुल ने किया सब कुछ बता दिया। गौरी ने कहा, रमन जी, हम लोग हमेशा के लिए गांव जा रहे हैं। बहुत देख लिए आपके साहब की रईसी। नहीं मैडम, आप कहीं नहीं जा रही। आपके लिए तो बहुत ऑफर हैं इंडस्ट्री में काम करने के लिए। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। रमन ने गौरी को बताया कि मैं आज ही 10-20 कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन करा सकता हूँ। लेकिन रमन जी, भला मैं कैसे ये काम कर पाऊंगी? आप फिक्र ना करें, मैं इन सब में आपकी मदद करूँगा। वैसे भी राहुल सर ने मेरी नौकरी ले ली। आप लोग चलिए मेरे घर और आराम से रहिए। गौरी ने कहा, ये तो संभव ही नहीं कि मैं आपके साथ आपके घर में रहूं। गौरी के दिमाग में भी सीमा की कही हुई बात घुस गई कि उसने रमन को मेरा आशिक बोला था। गौरी ने कहा, आई एम वेरी सॉरी, पर मैं आपके घर नहीं रुक सकती। लेकिन आप मेरी मदद ही करना चाहते हैं तो मुझे किसी धर्मशाला या होटल में ठहरा दीजिए। मैं काम मिलने तक वहीं रुक लूंगी। गौरी ने अपने हाथ से सोने के 2 कंगन निकाले जो कि उसकी खुद की कमाई के थे, अपनी शादी के लिए बनवाए थे। उसने सोचा, जब शादी ही ना बची तो वो ये कंगनों का क्या करेगी। रमन ने कहा, इसकी जरूरत नहीं है गौरी जी। मेरे रहते हुए आपको ये कंगन बेचने पड़े तो मेरे रहने का क्या फायदा। आप इन कंगनों को रखो और अभी जितना भी होटल में रहने का खर्च है वो सब मैं कर दूंगा। उधार समझ लीजिए, आप बाद में वापस कर दीजिएगा। रमन ने गौरी और उसके पिता को होटल में रुकवा दिया और उसी दिन इंडस्ट्री से जो ऑफर कल रात पार्टी में आए थे उनसे बात करके 10 कॉन्ट्रैक्ट गौरी के साइन करवा दिए। साइनिंग अमाउंट भी गौरी के हाथ में रख दिया। गौरी ने ऑडिशन देना शुरू किए तो वो रातों रात एक बड़ी मॉडल बन गई। 2-4 बार में ही गौरी ने कैमरा फेस करना सीख लिया। कुछ ही दिनों में गौरी ने एक फ्लैट किराए पर ले लिया। राहुल और उसके परिवार ने जब गौरी को मैगजीन के कवर पेज में देखा तो उनके होश उड़ गए। एक दिन पेपर में गौरी का इंटरव्यू छपा तो उस पेपर में राहुल और उसके परिवार की धज्जियां उड़ाई गई थी। इंडस्ट्री ने राहुल को काम देना बंद कर दिया। बदनामी के डर से राहुल ने घर से निकलना बंद कर दिया। राहुल के घर में रुकने से घर में कलेश चालू हो गया। उधर गौरी को खूब काम मिलना शुरू हो गया। रमन अब राहुल को नहीं, गौरी का मैनेजर बन गया था। जब राहुल अवसाद डिप्रेशन से गुजरने लगा, एक तरफ गौरी की कामयाबी जो कि राहुल और उसके परिवार को रास नहीं आ रही थी, एक दिन राहुल को फालिस मार गई। अब वो पूरी तरह से टूट चुका था। राहुल का कैरियर लगभग डूब ही गया था। अटैक के बाद वो लगभग टूट सा गया था। माता पिता और बहनें भी उसका ख्याल नहीं रखते थे। उधर
गौरी का कैरियर छलांगे मार रहा था। हर एक की जुमा पर गौरी ही गौरी था। आलीशान बंगला, कई गाड़ियां और नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। गौरी के पिता का हुलिया कब का बदल गया था। अब वो बीड़ी की जगह सिगार पी रहे थे। रमन जी, आप हर वक्त इतना परेशान क्यों रहते हैं? गौरी ने रमन से पूछा। मैंने तो कितनी बार कहा है आपको एक असिस्टेंट रख लीजिए अपना, पर आप सुनते ही कहाँ हैं। इतना काम का बोझ अच्छा नहीं। रमन कैसे कहता कि उसको काम का बोझ नहीं, बल्कि वो तो गौरी के प्यार में पागल था। ये एक तरफा मोहब्बत का सिलसिला तब ही शुरू हो गया था जब उसने गांव में पहली बार गौरी को देखा था। गौरी मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं एकदम से ठीक हूँ। रमन ने गौरी से कहा। गौरी, आई वॉन्ट टू गो टू द विलेज फॉर ए डेज। गौरी के पापा ने मुंह में सिगार लगाते हुए कहा। वो महंगे और शानदार कपड़ों में थे, गले में टाई और हाथ में सोने का चमकता हुआ ब्रेसलेट पहने थे। गौरी ने पलट कर देखा तो उसके पिता उसकी तरफ ही आ रहे थे। गौरी ने उनके करीब जाकर उनके गले में अपनी बाहों का हार डालते हुए मुस्कुराकर कहा, ओह यस डैड, व्हाई नॉट, बताइए आपको कब जाना है। मैं रमन को बोलकर टिकट करवा देती हूँ, और अगर आपको वाई रोड जाना है तो गाड़ी लेकर चले जाइए। उधर सीमा और दीपा जब एक एक पैसे को तरस गई तो बिग बाजार में सेल्स गर्ल की नौकरी ज्वाइन कर ली। राहुल के इलाज में लाखों रुपए का खर्च था तो उसको अपना बंगला भी बेचना पड़ गया। राहुल के माता पिता वृद्ध आश्रम में जीवन बिता रहे थे। सीमा और दीपा को जो भी सैलरी मिलती वो सारी की सारी पीजी की फीस भरने में ही चली जाती। राहुल अपाहिज था। दिन रात हॉस्पिटल में गौरी को याद करके रोता रहता था। पश्चाताप के आंसुओं से दिन रात उसका दिल रोता रहता। बार बार एक ही बात उसके दिमाग में आती, मैं किसी गरीब लड़की का सहारा न बन सका। राहुल के माता पिता दिन रात वृद्धाश्रम में भूखे प्यासे पड़े रहते। उनकी दशा पागलों की तरह हो गई थी। जो रूखा सूखा मिल जाता वही खा लेते और दिन रात पश्चाताप की आग में जल रहे थे। राहुल की माँ कहती, मानो या ना मानो, ये सब उस गौरी बहू का किया है जो हमारा परिवार उजड़ गया। हमने उसकी जिंदगी में जो जहर घोला ये उसी का नतीजा था। रमन ने आज हिम्मत कर ही ली और गौरी से मौका पाकर अपने प्यार का इजहार करने का। संडे का दिन था। गौरी अपने लॉन में बैठी थी। सामने मेज पर कॉफी रखी थी। रमन गौरी के करीब आया और हाथ में पेन और डायरी खोलकर खड़ा हो गया। आइए रमन जी, आज भी कहीं मीटिंग है क्या? गौरी ने रमन से कहा। जी मैडम, आज आपको शकुंतलम वृद्धाश्रम में उनकी नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करना है। दूसरा लोअर फ्लोर में बिग बाजार में हांगकांग की एक मोबाइल कंपनी के शोरूम का इनॉग्रेशन के लिए जाना है। रमन जी, आप एक काम करिए, अकाउंट मैनेजर को बोलकर वृद्धाश्रम के नाम 30 लाख का एक चेक बनवा लीजिए चैरिटी के लिए, और अगले दिन के सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि मुझे डैड को लेकर विलेज जाना है। वो काफी दिनों से कह रहे हैं। गौरी इतना कहने के बाद कुर्सी से उठकर अंदर जाने लगी। तभी रमन ने सकुचाते हुए गौरी को रोक लिया। मैडम, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं बहुत दिनों से इस बोझ को लेकर घूम रहा हूँ। गौरी ने पलटकर रमन की तरफ देखा। जी कहिए रमन जी, क्या बात है? मैडम, आई लव यू, आई लाइक यू, आई वॉन्ट टू मैरी विद यू। रमन ने एक ही सांस में सब कुछ कह डाला। गौरी ने अपने दोनों कंधे झुकाते हुए ताली बजाई और जोर जोर से हंसने लगी। आर यू मेड? रमन जी, ये क्या बचकाना मजाक है? आप ये क्या कह रहे हो? जानते भी हो आपको पता नहीं क्या कि मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ और मेरे राहुल के बीच कोई तलाक नहीं हुआ है, और तलाक लेने
या देने की मेरी दिमाग कभी आया भी नहीं और न आएगा। मैं भले ही उससे अलग हो गई और कितनी ही बड़ी स्टार हूँ, पर मैं ये कभी नहीं भूलती कि मैं राहुल की बेहाता हूँ। उसने यहाँ उसकी फैमिली ने मेरे साथ कुछ भी किया हो, पर मुझे विवाह तो राहुल की मुंबई ही लाया था। मैं कैसे भूल जाऊं कि मैं अगर राहुल की बेहाता ना होती तो मुंबई कैसे आती और कैसे इस मुकाम तक पहुंचती। माना कि आपने मेरी बहुत मदद करी थी, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपसे शादी करके मेरे चरित्र पर लांछन लगाने वालों की बात पर मुहर लगा दूं। नहीं रमन जी, नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। और आपको तो मैं पहले दिन से अपना बड़ा भाई मानती आई हूँ। रमन के शरीर का सारा खून सूख गया और खिसियाते हुए गर्दन झुका के गौरी के सामने हाथों को जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। शकुंतलम वृद्धा आश्रम में जैसे ही गौरी पहुंची तो उसके सास ससुर को पता चल गया कि गौरी ही नई बिल्डिंग में आई है, तो दोनों लोग लड़खड़ाते हुए वहां पहुंच गए। गौरी ने फीता काटा, फिर 30 लाख का चेक वहां के मैनेजर को दिया और लौटने लगी। तभी राहुल के माता पिता उसके पैरों में गिर गए और गिड़गिड़ाने लगे, हमें माफ कर दो गौरी बहू। गौरी ने जब अपना नाम सुना तो अचंभित सी हो गई। उसने दोनों बुजुर्गों को अपने हाथों से उठाया तो देखा उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसको समझते देर ना लगी। गौरी ने मैनेजर से कहकर उनको अपनी गाड़ी में बिठाया और उनको अपने साथ ले जाने लगी। तो पत्रकारों ने गौरी को घेर लिया और 1000 तरह के सवालों की झुंडी लगा दी। गौरी ने बस इतना ही कहा, ये मेरे सास ससुर हैं, मैं इन्हीं को लेने आई हूँ। सीमा और दीपा भी इसी तरह बिग बाजार में गौरी को पकड़ के रोने लगी और बहुत गिड़गिड़ाने लगी। गौरी ने उन दोनों के सर पे हाथ फेरा और उनको भी अपनी गाड़ी में बिठाकर घर ले आई। गौरी जानती थी कि राहुल किस हॉस्पिटल में है। अपने पूरे परिवार को लेकर वो राहुल के पास गई। राहुल गौरी को देखते ही बच्चों की तरह फपक फपक के रोने लगा। गौरी ने उसे अपने आंचल से ढककर गले लगा लिया और उसके बालों में हाथ फेरते हुए खुद भी रोने लगी। राहुल को डिस्चार्ज कराने के बाद पूरा घर एक बार फिर से खुशियों से भर गया। सभी लोग पश्चाताप के आंसू बहा रहे थे। गौरी ने सभी को माफ कर दिया था। गौरी राहुल को लेकर अमेरिका चली गई ताकि उसका इलाज ठीक से हो सके। कुछ दिन में राहुल ठीक होकर इंडिया वापस आ गया। वापस आने के बाद उसने और उसके परिवार सभी गौरी के पिता से पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। गौरी के पिता ने उन सभी को माफ कर दिया। अब सभी लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।